नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परिणय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल कहानी सुनेंगे में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर आर्थर कॉन डॉयल की लिखी कहानी इंजीनियर का अंगूठा। सर आर्थर कॉन डॉयल ने जब जासूस शर्लॉक होम्स के चरित्र का सृजन किया था तब शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका यह पात्र स्वयं उनसे भी अधिक प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ और शायद आप शर्लॉक होम्स को जानते हों और यह भी संभव है कि आप सर आर्थर कॉन डॉयल को न जानते हों। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी इंजीनियर का अंगूठा। जब से मैं शर्लॉक होम्स को जानता हूं, उसे जितने भी मामले सुलझाने को दिए गए उनमें मात्र दो ही ऐसे थे जिनकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ था। एक मिस्टर हैदरले के अंगूठे वाला मामला और दूसरा कर्नल वारबर्टन के पागलपन वाला। कर्नल वारबर्टन के पागलपन वाला मामला एक तीक्ष्ण और मौलिक प्रेक्षक के लिए जहां बढ़िया परिक्षेत्र था, तो मिस्टर हैदरले के अंगूठे वाला मामला इतना नाटकीय और विचित्र था कि यह ब्यौरे में रखे जाने के योग्य ही था। यद्यपि इसमें मेरे मित्र की तार्किक क्षमता और अंतर्बोध के लिए जिनसे वह अद्वितीय निष्कर्ष निकालता है कम ही गुंजाइश थी। मेरा विश्वास है कि समाचार पत्रों में यह कहानी एक से अधिक बार छप चुकी है, किंतु इस प्रकार के सभी विवरणों की भांति ही इसे यदि मात्र आधे स्तंभ में प्रकाशित किया जाए तो यह उतना प्रभावित नहीं करती। जबकि तथ्य जब धीरे धीरे आपकी अपनी आंखों के समक्ष प्रकट होते हैं और रहस्य धीरे धीरे खुलता है, तो इसका प्रभाव वैसा ही होता है जैसा प्रत्येक नई खोज का प्रत्येक चरण पूर्ण सत्य की ओर ले जाता है। उस समय परिस्थितियों ने मुझ पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि 2 वर्ष बीत जाने पर भी यह प्रभाव अभी भी क्षीण नहीं हुआ है। यह सन 89 की बात है। मेरा विवाह हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ था कि तभी वे घटनाएं घटित हुई जिनको मैं बयान करने जा रहा हूं। मैं अपने मरीज को देखकर लौट रहा था और होम्स को उसके बेकर स्ट्रीट के कमरे में छोड़कर आया था। हालांकि मैं निरंतर उससे मिलने जाता था और उसे समझाता रहता था कि वह कम से कम अपने किसी से मिलने न जाने की आदत को त्याग दे और कभी कभी वह भी हमसे मिलने चला आया करे। मेरा व्यवसाय बढ़ रहा था और चूंकि मैं पेडिंगटन स्टेशन के निकट ही रहता था, इसलिए मेरे मरीजों में कुछ अधिकारी भी थे। इनमें से एक व्यक्ति सदैव मेरी योग्यता का गुणगान करता रहता था और बहुत से मरीजों को मेरे पास भेजता रहता था, क्योंकि मैंने उसकी एक लंबी व कष्टदायक बीमारी का इलाज किया था। एक दिन सुबह 7 बजे के लगभग मेरी नौकरानी ने दरवाजा खटखटाकर मुझे जगाया और बोली, कोई 2 व्यक्ति पेडिंगटन से आए हैं और दवाखाने में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जल्दी से तैयार हुआ, क्योंकि मैं अपने अनुभव से यह जानता था कि रेल दुर्घटनाएं प्रायः गंभीर होती हैं। मैं जैसे ही तेजी से सीढ़ियां उतरकर अपने दवाखाने पहुंचा, तभी मेरा पुराना साथी जो रेलवे में गार्ड था दवाखाने से बाहर निकला और उसने मजबूती से दरवाजा अपने पीछे बंद कर दिया। अपने अंगूठे को कंधे के पीछे ले जाकर संकेत करता हुआ उसने फुसफुसा कर कहा, मैं उसे यहाँ से ले आया हूँ, अब वह ठीक है। तो फिर क्या परेशानी है? मैंने पूछा, क्योंकि उसकी भावभंगिमा से लग रहा था कि उसने किसी विचित्र प्राणी को पकड़कर मेरे दवाखाने में बंद कर दिया है। उसने फिर फुसफुसा कर कहा, यह एक नया मरीज है। मैंने सोचा मैं स्वयं ही उसे आपके पास लेकर आता हूँ, जिससे वह कहीं भाग ना जाए। यहाँ वह बिल्कुल सुरक्षित और ठीक है। अब मुझे चलना चाहिए डॉक्टर, मेरे अपने भी कुछ काम हैं जैसे कि तुम्हारे हैं। इससे पहले कि मैं उसे धन्यवाद दे सकता, वह तेजी से वहां से चला गया। मैंने अपने दवाखाने में प्रवेश किया और देखा कि एक भद्र पुरुष
मेज के निकट बैठा था। वह ट्वीड का सूट पहने था और उसकी टोपी किसी मुलायम कपड़े की बनी हुई थी, जो उसने उतार कर मेरी पुस्तकों के ऊपर रख दी थी। उसने अपने एक हाथ के ऊपर रुमाल लपेटा हुआ था, जिस पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे। वह युवा था। उसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अत्यधिक कष्ट में था और इसे नियंत्रित करने में उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ रही थी। मुझे खेद है डॉक्टर, मैंने आपको इतनी जल्दी उठा दिया, उसने कहा। किंतु कल रात मेरे साथ एक गंभीर दुर्घटना हुई। जब मैंने आज सुबह की ट्रेन से पैडिंगटन आकर पूछा कि मुझे कोई डॉक्टर कहाँ मिल सकता है, तो यह सज्जन व्यक्ति दयापूर्वक मुझे यहाँ ले आया। मैंने आपकी नौकरानी को एक कार्ड दिया था, किंतु वह उसे यही मेज पर छोड़ गई थी। मैंने कार्ड उठाया और उस पर दृष्टि डाली। विक्टर हैदरले, हाइड्रोलिक इंजीनियर, 16A विक्टोरिया स्ट्रीट। यह मेरे सुबह के अतिथि का नाम, व्यवसाय और पता था। मुझे खेद है कि आपको मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अपनी कुर्सी पर बैठते हुए मैंने कहा, मैं समझ सकता हूं कि रात में यात्रा करना कितना नीरस और थका देने वाला काम है। अरे, मेरी रात को नीरस नहीं कहा जा सकता, उसने हंसते हुए कहा। वह बहुत खुलकर और संगीतमय हंसी हंस रहा था। वह कुर्सी के पीछे झुका था और हंसने के कारण हिल रहा था। उसकी यह हंसी देखकर मेरी चिकित्सकीय अंतर्दृष्टि जागृत हो उठी। चुप करो और ठीक से बैठो, मैं चिल्लाया, और मैंने पानी से भरा जग उठाकर सारा पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया। हालांकि यह व्यर्थ ही था, क्योंकि वह ऐसा पागलपूर्ण अट्टहास कर रहा था जो एक दृढ़ चरित्र का कोई व्यक्ति तब करता है जब उसके ऊपर कोई बड़ा संकट आकर गुजर चुका होता है। प्रत्यक्षतः वह एक बार पुनः आपे में आ गया। वह थका हुआ दिख रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। मैं बिल्कुल मूर्खों की भांति व्यवहार कर रहा हूं, उसने हाँफते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, लो यह पी लो। मैंने उसे पानी में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी। उसे पीते ही उसके सफेद पड़ गए कपोलों पर रंगत लौटनी प्रारंभ हो गई। अब ठीक लग रहा है, उसने कहा। डॉक्टर, अब आप संभवतः मेरे घायल अंगूठे का इलाज करेंगे, बल्कि उस स्थान पर जहां कभी मेरा अंगूठा हुआ करता था। उसने अपने हाथ पर लपेटा हुआ रुमाल हटाया और मेरे आगे हाथ किया। मेरे जैसे दृढ़ व्यक्ति को भी वह भयंकर दृश्य देखकर झुरझुरी आ गई। उसके हाथ पर 4 उंगलियों के अतिरिक्त रक्त सनी सतह थी, जहां पहले अंगूठा रहा होगा। अंगूठा जड़ से ही कटा हुआ था। हे भगवान, मैं चिल्लाया, यह भयानक चोट है। इससे तो बहुत खून बहा होगा। हाँ, बहा था। उस समय मैं बेहोश हो गया था और मेरे विचार में मैं बहुत देर तक बेहोश रहा था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि उस समय भी खून बह रहा था। फिर मैंने अपने हाथ पर कसकर रुमाल बांध लिया। यह बहुत अच्छा किया। आपको तो शल्य चिकित्सक होना चाहिए था। यह जल व्यवस्था से संबंधित है और यह मेरे क्षेत्र की बात है, क्योंकि मैं स्वयं एक हाइड्रोलिक इंजीनियर हूं। इसकी ऐसी दशा किसी भारी और तेज धार वाले हथियार से हुई है। मैंने चोट का परीक्षण करते हुए कहा। छुरे जैसे हथियार से, उसने कहा। मुझे लगता है कि कोई दुर्घटना थी। बिल्कुल नहीं। क्या किसी ने जानलेवा हमला किया था? बड़ा ही जानलेवा। वास्तव में यह एक बड़ा ही जानलेवा हमला था। मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। मैंने उसका घाव साफ किया और दवा लगाई। फिर उसे रुई के फाहों में ढककर पट्टी बांध दी। वह कुर्सी पर पीछे झुका लेटा रहा। बीच बीच में अत्यधिक पीड़ा के कारण वह अपने होंठ काट रहा था। अब कैसा लग रहा है? पट्टी बांधकर मैंने पूछा। ठीक लग रहा है। आपकी ब्रांडी से लेकर पट्टी बांधने तक की प्रक्रिया से काफी आराम मिल रहा है।
अब मैं बिल्कुल नया अनुभव कर रहा हूँ। पहले दुर्बलता के कारण अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था, किंतु अब मुझ में इसे सहने की क्षमता आ गई है। प्रत्यक्षतः तुम्हें काफी कष्ट हो रहा है। संभवतः तुम इस घटना के बारे में कुछ और बताना पसंद नहीं करोगे। नहीं, अभी नहीं। मैं पुलिस को ही अपनी कहानी सुनाऊंगा। किंतु मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यदि मेरी चोट इतनी भयानक नहीं होती तो किसी के लिए भी मेरे साथ घटी इस दुर्घटना पर विश्वास करना कठिन होता। पुलिस भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि यह बड़ी असाधारण बात है। अब भी यदि वे मेरी बात पर विश्वास कर लें तो जो संकेत मैं उन्हें दे सकता हूं वे इतने अस्पष्ट हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे न्याय मिल सकेगा। तुम मिस्टर शर्लक होम्स से क्यों नहीं मिलते? ओह, मैंने उनके विषय में बहुत कुछ सुना है, मेरे अतिथि ने उत्तर दिया, और यदि वह यह मामला अपने हाथ में ले लें तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। यद्यपि मुझे आधिकारिक पुलिस की सहायता तो लेनी ही है, किंतु क्या आप मिस्टर शर्लक होम्स से मेरा परिचय करवा सकते हैं? मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए अवश्य करूंगा। मैं स्वयं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। अब हम गाड़ी बुलाते हैं और साथ ही चलते हैं। हमके साथ नाश्ता करेंगे और वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है? हाँ, किंतु मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं अपनी कहानी मिस्टर शर्लक होम्स को सुना न दूं। ठीक है, जब तक मेरा नौकर गाड़ी लेने जाता है तब तक मैं तैयार होकर आता हूँ। यह कहकर मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर भागा, अपनी पत्नी को पूरा मामला संक्षेप में समझाया और 5 मिनट के अंदर मैं अपने नए परिचित के साथ गाड़ी में बैठकर बेकर स्ट्रीट की ओर जा रहा था। जैसे कि मुझे आशा थी, शर्लक होम्स अपने ड्रेसिंग गाउन पहने बैठक में बैठा एक द टाइम्स पढ़ रहा था और नाश्ते से पहले पाइप पी रहा था। वह अपने स्वाभाविक हार्दिक ढंग से हमसे मिला। उसने अपनी नौकरानी को ताज़ा नाश्ता लाने का आदेश दिया। हमने साथ साथ प्रसन्नतापूर्वक नाश्ता किया। जब नाश्ता हो गया तो उसने हमारे नए परिचित को सोफे पर लिटा दिया, उसके सिर के नीचे एक तकिया लगा दिया और पानी व ब्रांडी मिलाकर एक गिलास उसके निकट रख दिया। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे साथ घटी दुर्घटना कोई साधारण नहीं है मिस्टर हेदरले, उसने कहा। तुम लेट जाओ और बिल्कुल घर जैसा अनुभव करो। जितना बता सको उतना बताओ, और जब थक जाओ तो रुक जाना और अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए थोड़ी ब्रांडी ले लेना। धन्यवाद, मेरे मरीज ने कहा। किंतु जब से डॉक्टर वॉटसन ने मेरी पट्टी की है तब से मैं बिल्कुल अलग अनुभव कर रहा हूँ, और रही सही कसर आपके नाश्ते ने पूरी कर दी। मैं आपका बहुत थोड़ा समय लूँगा, अतः मैं सीधे ही अपने विशिष्ट अनुभव के संबंध में बताता हूँ। होम्स अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे, और आंखों में इतनी भारी हो रही थी कि उसमें उसकी उत्सुकता छिप गई थी। मैं उसके सामने बैठा था और हमने चुपचाप वह विचित्र कथा सुनी जो हमारा अतिथि हमें सुना रहा था। उसने अपनी कहानी शुरू की। मैं आपको बता दूं कि मैं अनाथ हूं और कुंवारा हूं। मैं लंदन में अकेला रहता हूं। व्यवसाय से मैं एक हाइड्रोलिक इंजीनियर हूं और मुझे अपने काम का 7 वर्ष का अनुभव है। मैंने ग्रीनविच के प्रतिष्ठित मैथसन संस्थान में प्रशिक्षण लिया है। 2 वर्ष पहले जब मेरा प्रशिक्षण संपन्न हो गया तभी मुझे मेरे पिता की मृत्यु के बाद उसकी वसीयत से अच्छी खासी धनराशि मिली, तो मैंने सोचा कि स्वयं अपना व्यवसाय प्रारंभ करूं। मैंने विक्टोरिया स्ट्रीट पर एक व्यावसायिक कमरा ले लिया। नए व्यवसाय में सभी को थोड़े बहुत बुरे अनुभव होते हैं, किंतु मेरे साथ ऐसा कुछ अधिक हुआ। 2 वर्ष के दौरान मुझे 3 परामर्श के अनुभव मिले और एक छोटा सा कार्य मेरे पास आया। मेरे व्यापार ने मुझे कुल यही दिया है। हालांकि मैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अपने छोटे से दड़बे में प्रतीक्षा करता हूँ, किंतु मुझे कोई काम नहीं मिलता। अंततः मेरा दिल डूबने लगा और मुझे विश्वास हो गया कि मेरा धंधा कभी नहीं चलेगा।
कल ही की बात है, जब मैं वह कमरा छोड़ने के संबंध में सोच रहा था कि मेरे लिपिक ने कमरे में प्रवेश किया और कहा कि व्यापार के संबंध में बात करने के लिए कोई सज्जन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने मुझे एक कार्ड दिया जिस पर कर्नल लाइसेंडर स्टार्क लिखा था। उसके ठीक पीछे ही कर्नल सोलंग चलाया। वह औसत से कुछ अधिक लंबा व्यक्ति था, पर बहुत दुबला पतला था। मैंने इससे पहले इतना दुबला पतला व्यक्ति नहीं देखा। उसके पूरे चेहरे पर नुकीलापन उसकी नाक और ठोड़ी में समाहित हो गया था और उसके गालों की त्वचा उसकी उभरी हुई हड्डियों पर खिंची हुई थी। फिर भी उसका यह दुबलापन और झुका हुआ होना किसी रोग के कारण नहीं था, वरन प्राकृतिक था, क्योंकि उसकी आंखें चमकदार थीं और चाल फुर्तीली। वह अपने आप में आश्वस्त दिखाई देता था। वह साधारण किंतु साफ सुथरे वस्त्र पहने था। उसकी आयु मेरे विचार से करीब 40 के आसपास होगी। उसने जर्मन उच्चारण में कहा, मिस्टर हेदरले, मुझे आपके पास भेजा गया है क्योंकि आप न केवल अपने कार्य में दक्ष हैं बल्कि विश्वसनीय भी हैं और भेद को भेद रख सकते हैं। मैंने अपना सिर झुकाया। मैं इतना बढ़िया अनुभव कर रहा था जैसे कोई भी युवा व्यक्ति चापलूसी भारी बातें सुनकर करेगा। मैंने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरी इतनी तारीफ किसने की है? वैसे संभवतः तुम्हें अभी उसका नाम न बताना ही ठीक रहेगा। उसी से मुझे यह भी पता चला कि तुम कुंवारे हो और लंदन में अकेले रहते हो। बिल्कुल ठीक, मैंने उत्तर दिया। किंतु क्षमा कीजिए, इन बातों का मेरी व्यावसायिक योग्यता से क्या संबंध है? मैं सोच रहा था कि आप किसी व्यावसायिक परामर्श के लिए यहाँ आए हैं। निसंदेह ऐसा ही है, किंतु आप समझ जाएंगे कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वास्तव में उसका कोई तात्पर्य है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक व्यावसायिक कार्य है, किंतु इसमें गोपनीयता की बड़ी आवश्यकता है, पूर्ण गोपनीयता की। तुम समझ सकते हो कि एक परिवार में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में अकेला रहने वाला व्यक्ति गोपनीयता रखने का काम अधिक अच्छे ढंग से कर सकता है। यदि मैं आपको गुप्त रखने का वचन दूं, मैंने कहा, तो आप इस पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। मेरे ऐसा कहते ही उसने गहरी दृष्टि से मुझे देखा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने इतनी संदेहास्पद तथा प्रश्नवाचक दृष्टि पहले कभी नहीं देखी थी। तो आप गोपनीयता का वचन देते हैं? अंततः उसने कहा, हाँ, मैं वचन देता हूं। आप इस संबंध में काम होने तक और काम होने के बाद भी पूर्णतः मौन रहेंगे। इस मामले के विषय में न किसी को कुछ बताएंगे और न ही लिखेंगे। मैं आपको पहले ही वचन दे चुका हूं। बहुत अच्छा। वह एकाएक उछलकर खड़ा हुआ और बिजली की फुर्ती से कमरा पार कर दरवाजा खोल दिया। बाहर गलियारा खाली था। फिर वापस आकर उसने कहा, ठीक है, मैं यह देखने गया था कि कहीं आपका लिपिक तो हमारी बातें नहीं सुन रहा। आप तो जानते ही हैं कि अपने मालिक के मामलों के संबंध में बातें सुनने की लिपिकों की कभी कभी बड़ी उत्सुकता होती है। अब हम सुरक्षित वातावरण में बात कर सकते हैं। उसने अपनी कुर्सी मेरी कुर्सी के अत्यंत निकट घसीट ली और मुझे पुनः उसी प्रश्नसूचक और विचारशील दृष्टि से घूरने लगा। इस मांस रहित व्यक्ति की विचित्र दृष्टि से एक प्रतिकर्षण और एक प्रकार के भय की भावना मेरे अंदर उत्पन्न हो रही थी। यहाँ तक कि अपने एकमात्र ग्राहक को खो देने का भय भी मेरी अधीरता को नहीं रोक पा रहा था। मैंने उससे कहा, सर, कृपया आप अपना काम बताएं, मेरा समय बहुमूल्य है। ईश्वर मुझे इस झूठ के लिए क्षमा करें, किंतु उस समय यही शब्द मेरे होठों से निकले। एक रात के काम के लिए 50 गिन्नी कैसी रहेंगी? उसने पूछा। बहुत बढ़िया, मैंने कहा। हालांकि मैंने एक रात का कार्य कहा है, किंतु यह काम 1 घंटे का भी हो सकता था। मैं एक हाइड्रोलिक मशीन के संबंध में सलाह लेना चाहता हूं, जिसका गियर खराब हो गया है। यदि आप इसकी गड़बड़ी बता दें तो फिर हम स्वयं इसे ठीक कर लेंगे। क्या इस कार्य में आपकी रुचि है? यह तो काम कम और पैसा बढ़िया जैसा मालूम होता है। ठीक ऐसा ही है। हम चाहेंगे कि आप आज रात की आखिरी गाड़ी से आ जाएं। कहाँ? वर्कशायर में, आईफोर्ड।
यह ऑक्सफोर्डशायर के सीमा के पास एक छोटा सा स्थान है और रीडिंग से 7 मील दूर है। पैडिंगटन से रात की अंतिम गाड़ी आपको 11:15 बजे तक वहां पहुंचा देगी। मैं तुमसे मिलने बग्गी में पहुंच जाऊंगा। तो क्या वहां से और दूर जाना होगा? हाँ, हमारी छोटी सी जगह कस्बे से बिल्कुल बाहर है। आइफोर्ड स्टेशन से यह 7 मील दूर है। तो आधी रात के पहले तो हम वहां पहुंच नहीं सकेंगे। मेरे विचार से वापसी में फिर कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। मैं रात को रुकने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। हाँ, हम तुम्हारे रहने का प्रबंध कर देंगे। यह तो विचित्र बात है। क्या मैं किसी अन्य सुविधाजनक समय पर नहीं आ सकता, जैसे कि दिन में? हमारा विचार है कि तुम्हारा रात में आना ही ठीक रहेगा। हम तुम्हें होने वाली इस असुविधा के बदले में अधिक पैसा भी दे रहे हैं। एक युवा और अपरिचित व्यक्ति को इतना शुल्क कौन देगा? इतने में तुम्हारे व्यवसाय के सर्वोत्तम व्यक्ति की सलाह ली जा सकती थी। फिर भी यदि तुम उस कार्य से मना करना चाहो तो अभी भी समय है। मैंने 50 गिन्नियों के संबंध में और वे मेरे कितने काम आएंगे के विषय में सोचा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। मुझे यह काम करने और आपके अनुसार ठहरने में प्रसन्नता होगी। फिर भी मैं ठीक से जानना चाहूंगा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। अवश्य, गोपनीयता की जो हमने शपथ ली है उससे तुम्हारी उत्सुकता बढ़ना स्वाभाविक ही है। मैं जब तक तुम्हारे सामने सब बातें खुलकर न कर लूं, मैं स्वयं तुमसे कोई समझौता नहीं करना चाहता। मुझे आशा है कि यहां कोई मेरी बात सुन नहीं रहा होगा। नहीं, तो बात दरअसल यह है कि जैसा कि संभवतः तुम्हें पता ही होगा कि एल्यूमिना एक बहुमूल्य पदार्थ है और यह इंग्लैंड में 1 या 2 स्थानों पर ही मिलता है। हाँ, मैंने ऐसे सुना है। कुछ समय पहले मैंने रीडिंग से लगभग 10 मील की दूरी पर एक छोटी सी जगह खरीदी थी। मुझे पता लगा था कि मेरे खेत की जमीन के अंदर एल्यूमिना का भंडार था, किंतु जांच करने के बाद पता चला कि मेरे जमीन के अंदर वाला भंडार तो बहुत छोटा था, किंतु इसके दाएं और बाएं 2 विशाल भंडार थे। ये दोनों भंडार मेरे पड़ोसियों की भूमि में थे, किंतु उन्हें इस बात का पता नहीं था और उनकी भूमि के अंदर इतनी बहुमूल्य वस्तु छिपी थी, जैसे सोने की खान। स्वाभाविक है कि मेरी रुचि इस बात में थी कि इससे पहले उन्हें इसका वास्तविक मूल्य पता चले, मैं उनकी भूमि खरीद लूं। किंतु दुर्भाग्यवश मेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि मैं ऐसा कर पाता। मैंने इस भेद में अपने कुछ मित्रों को भी साझेदार बनाया और उनका कहना था कि हमें अपनी भूमि के भंडार पर चुपचाप कार्य करना चाहिए। इस प्रकार हम इतना धन पैदा कर लेंगे कि बाद में अपने पड़ोसियों की जमीन भी खरीद सकें। कुछ समय से हम ऐसा ही कर रहे थे। अपने काम की सहजता के लिए हमने एक हाइड्रोलिक मशीन लगा ली। जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि हमारी यह मशीन खराब हो गई है और इस संबंध में हमें एक इंजीनियर की सलाह की आवश्यकता है। हम अपने इस भेद को बड़ी सावधानी से छिपाए हुए हैं और एक बार यदि यह बात फैल गई कि हाइड्रोलिक इंजीनियर हमारे घर आ रहे हैं तो इससे तुरंत पूछताछ आरंभ हो जाएगी। यही कारण है कि मैंने तुमसे वचन लिया है कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि आज रात तुम आइफोर्ड जा रहे हो। आशा है कि तुम मेरा आशय समझ गए होगे। यह तो मैं समझ गया, मैंने कहा, किंतु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि एल्यूमिनियम खोदने के लिए आप हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे विचार में एल्यूमिनियम तो खदानों में से पत्थर की भांति खोदा जाता है। उसने लापरवाही से कहा, हमारे अपने तरीके हैं। हम जमीन को दबाते हैं जिससे ईंटों के रूप में उसे छिपाकर निकाला जा सकता है। मिस्टर हेदरले, अब मैंने तुम्हें पूर्णतः अपने विश्वास में ले लिया है और मैंने तुम्हें दिखा भी दिया है कि मैं तुम पर कितना विश्वास करता हूं। यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ। तो मैं 11:15 बजे आइफोर्ड पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मैं अवश्य आऊंगा और इस बारे में किसी से एक शब्द भी मत बोलना। उसने जाते जाते मुझ पर एक लंबी प्रश्नसूचक दृष्टि डाली और ठंडेपन से मेरा हाथ दबाते हुए शीघ्रता से कमरे से बाहर निकल गया। इस घटना पर जब मैंने शांत ढंग से विचार किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप दोनों समझ सकते हैं कि मुझे एकाएक जो इतना लाभकारी काम दिया गया था उस पर मेरा आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक ही था। एक और तो मैं बहुत प्रसन्न था कि जितना शुल्क मैंने अपनी सेवाओं के लिए मांगा होता
यह उससे 10 गुना था और संभव था कि इससे आगे चलकर मुझे और काम मिलता। किंतु दूसरी ओर अपने ग्राहक के चेहरे और रंग ढंग से मुझ पर बुरा प्रभाव पड़ा और मुझे नहीं लग रहा था कि उसकी एल्मुन्ना वाली कहानी मेरी आधी रात को वहां पहुंचने की आवश्यकता को व्याख्या कर पा रही थी। और उससे अधिक चिंता इस बात की थी कि कहीं गलती से मैंने किसी को कुछ बता दिया तो क्या होगा। बहरहाल मैंने सारे भय हवा में उड़ा दिए और इस बात का पालन करते हुए कि मुझे अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए, मैंने आराम से भोजन किया। फिर मैं पैडिंगटन स्टेशन पर पहुंचा और आइफोर्ड के लिए रवाना हो गया। इंजीनियर का अंगूठा कहानी के पहले भाग में बस इतना ही। दूसरे भाग में हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ इंजीनियर हेदरले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।